दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि संविधान दिवस के अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से भारतीय संविधान की महत्ता पर प्रकाश डाला। ऐसा करते हुए उन्होंने यह जो कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि संविधान का पहला संशोधन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने से संबंधित था, वह एक ऐसा तथ्य है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। पहले संविधान संशोधन के जरिए केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित ही नहीं किया गया, बल्कि असहमति को दबाने के भी कई काम किए गए। इसके चलते कुछ पुस्तकों और फिल्मों पर न केवल प्रतिबंध लगाए गए, बल्कि कुछ लोगों को जेल में भी डाला गया। प्रधानमंत्री ने यह भी याद दिलाया कि 44वें संविधान संशोधन के जरिए आपातकाल के समय की गई गलतियों को ठीक किया गया, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सभी गलतियों को ठीक नहीं किया जा सका। न केवल यह सवाल उठना चाहिए कि संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलरिज्म और समाजवाद शब्द क्यों जोड़े गए, बल्कि उसका समाधान भी किया जाना चाहिए। इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि सेक्युलरिज्म की अवधारणा को विकृत करने का काम किया गया है और ऐसे तौर तरीके अपनाए गए हैं जो इस तथ्य को कमज़ोर करते हैं कि संविधान की निगाह में सभी बराबर है। संविधान दिवस के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी एक कार्यक्रम को संबोधित किया और उसमें उन्होंने यह कहा कि पिछले 7 दशकों में सर्वोच्च न्यायालय ने लोगों की अदालत के तौर पर काम किया है। निसंदेह ऐसा ही हुआ है, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि अब आम लोग अंतिम विकल्प के रूप में या फिर मजबूरी में ही अदालतों का दरवाज़ा खटखटाते हैं। इसका एक बड़ा कारण अदालतों की लंबी कार्यवाही और फैसला सुनाने में देरी होना है। इस बात को तो सभी स्वीकारते हैं कि हमारी अदालतें लोगों को समय पर न्याय नहीं दे पा रही है, लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए वांछित उपाय नहीं किए जा रहे हैं। जब लोगों को समय पर न्याय नहीं मिलता तो न्याय प्रक्रिया के साथ साथ संविधान के प्रति भी भरोसा घटता है। उचित यह होगा कि हमारे नीति नियंता यह समझे कि संविधान की उन खामियों को दूर किया जाए जिनके चलते लोग उसके प्रति सच्चे मन से अपनी आस्था व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। यदि संविधान के प्रति लोगों की आस्था को सुदृढ़ करना है और नियम कानूनों के पालन के प्रति आम जनता को सचेत करना है, तो विभिन्न स्तरों पर संवैधानिक मूल्यों की जो उपेक्षा हो रही है उनके कारणों की पहचान कर उनका निवारण करना होगा। इस चुनावी मौसम में मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त पेशकश के मामले में
होड़ करके राजनीतिक दल एक दूसरे को मात देने में लगे हैं। चुनाव में रेवड़ियों की इस बारिश के राजनीतिक एवं आर्थिक दोनों निहितार्थ हैं। साथ ही यह उन राजनीतिक दलों के दोहरे रवैये को भी जाहिर करता है जो मुफ्त पेशकश के मामले में दूसरे दलों को तो आईना दिखाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए खुद उनका सहारा लेने से कोई संकोच नहीं करते। यह दोहरा रवैया भाजपा के डीएनए में है। गत 16 जुलाई को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रेवड़ी संस्कृति देश के विकास की राह में बाधक है। रेवड़ी संस्कृति के पैरोकार कभी एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और डिफेंस कॉरिडोर नहीं बना सकते। युवाओं को खासकर इस संस्कृति के प्रति सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यह उन्हें लालच देकर उनके भविष्य को अंधकार की ओर ढकेलती है। हमें साथ मिलकर देश की राजनीति से इस रेवड़ी संस्कृति को मिटाना है। यदि प्रधानमंत्री रेवड़ी संस्कृति को लेकर इतने ही चिंतित हैं तो वह अपनी ही पार्टी के नेताओं की तमाम चुनावी घोषणाओं को कैसे जायज़ ठहराएंगे। उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐलान किया था कि राज्य की लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए उनकी सरकार मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देगी। भाजपा ने गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी में 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का भी वादा किया। मध्य प्रदेश में भी भाजपा ने किसानों को भारी भरकम सब्सिडी दी। वहां घरेलू उपयोग के लिए बिजली पर भी सब्सिडी दी गई। दिल्ली में भाजपा जहां केजरीवाल सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी का विरोध करती आई है, तो पंजाब में उसने प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया। चुनाव में विभिन्न वर्गों को लुभाने की एक संस्कृति सी बन गई है। इस खेल में भाजपा इकलौती खिलाड़ी नहीं, कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों ने इसे बढ़ावा दिया है। खास तौर से आम आदमी पार्टी यानी आप इस संस्कृति की प्रवर्तक रही, जिसने दिल्ली में इसे आजमाया और जनता ने भी पार्टी को दोबारा सत्ता सौंपकर उसे पुरस्कृत भी किया। इन मुफ्त पेशकशों की प्रकृति की पड़ताल करें तो पाएंगे कि ये उपाय समाज के उस विपन्न तबके की स्थिति में सुधार से जुड़े हैं जिसे आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। इसी कड़ी में संप्रग सरकार ने मनरेगा जैसी संकल्पना की थी। मनरेगा के माध्यम से अकुशल कर्मियों को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना था। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक निश्चित आय प्रदान करना था। इसके अतिरिक्त किसानों की कर्ज माफ़ी हुई। चूँकि किसानों के पास कर्ज अदायगी के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे, तो इसका मकसद उन्हें उस स्थिति से उबारना था। बाढ़ और सूखे से फसल को हुए नुकसान के अलावा औपचारिक अनौपचारिक स्रोतों से कर्ज लेने के अतिरिक्त ग्रामीण संकट बढ़ाने वाले कई कारण प्रभावी रहे। उल्लेखनीय
है कि कृषि में लागत के अनुपात में किसानों की आमदनी उतनी नहीं बढ़ी है। उज्ज्वला जैसी केंद्र की कथित रेवड़ी योजना को ही ले तो इसने राजनीतिक रूप से लाभ पहुंचाने के अलावा ग्रामीण परिवारों को रियायती दरों पर सिलेंडर की सुविधा भी प्रदान की है। एक कड़वी हकीकत यह भी है कि देश के 80 करोड़ लोगों की मासिक आय करीब 5,000 रुपये हैं। ऐसे में विभिन्न सरकारी योजनाओं और सहायता के बिना उनकी गुजर बसर संभव नहीं लगती। स्टॉप।